नमस्कार दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन हुई है तालिबान के सरकार के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेट अभी तक कोई भी ऑफिशियली किसी भी कंट्री ने उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं माना है। खासतौर से यूएन ने भी तालिबान की सरकार को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना है। यूएन का साफ साफ कहना इसमें यह है कि ये जो मानक दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जो वुमेन के साथ जो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो ह्यूमन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसको देखते हुए उनको एक लेजिटिमेट सरकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए, यूएस ने अपनी ट्रूप्स तो वहां पर बुला ली थी दोहा डील के बाद 2020 के बाद, लेकिन यूएस की एक कोशिश हमेशा रहती है कि आप अपनी ट्रूप्स को तो वापस बुला लें, लेकिन अगर हम तालिबान की सरकार को लेजिटिमेसी नहीं देंगे तो कंट्री रन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इंटरनली आप कंट्री रन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ठीक वैसे ही यूएस ने काम किया कि उन्होंने लेजिटिमेसी ही नहीं दी तालिबान की सरकार को आज तक में। जैसे यूएस ने अभी रिसेंटली वेनेजुएला के पीछे वो पड़ा हुआ है, तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट को भी वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है यूएस। उसका मानना यह है कि निकोलस मादुरो जो है वो चुनावों में धांधली करके वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इलेजिटिमेट है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर यूएस जो है वो मानता है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन तालिबान के साथ तो केस बिल्कुल ही अलग है। यूएस तो छोड़िए, बल्कि यूएन भी उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता है। उसके साथ कोई भी देश अभी तक ऑफिशियली तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता है। खासतौर से वो देश जिनका जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं आजकल के देश में, जैसे भारत नहीं मानता है, चाइना ऑफिशियली तालिबान की सरकार को लेजिटिमेट नहीं मानता, लेकिन चाइना ने कुछ जगहों पर तालिबान की को मदद भी की है और तालिबान की मदद ली भी है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अब ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इस लिहाज से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी जो उनके लिए डिप्लोमेटिकली होती हैं वो उनको इज करती हैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरफ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएई की सरकार ने फाइनली, बहुत लंबे समय से जो तालिबान के एनवॉय थे वो यूएई में मौजूद थे, पिछले 2 साल से मौजूद थे, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे इनको एज एन एम्बेसडर एक्सेप्ट किया जाए। अब फाइनली यूएई की सरकार ने तालिबान के लीडर का क्रेडेंशियल, तालिबान के एम्बेसडर का क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिया है। तो फाइनली मतलब उनके पास एक ऑफिस होगा ऑफिशियली यूएई के अंदर में, और अब उनको वो एक बहुत बड़ी ये जीत देखी जा रही है कि अब कहीं ना कहीं यूएई की सरकार अगर उनको जगह दे रही है, उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो धीरे धीरे वो उनको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी मान लेगी। अब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल भी इनके लिए बहुत बड़ी विन हुई थी जब चाइना ने भी सेम काम किया था कि चाइना ने जो तालिबान के एम्बेसडर हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया था और उनको अपॉइंट कर लिया था चाइना के अंदर में, और उनको एक्सेप्ट कर लिया था एज एन एम्बेसडर। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विन थी। उसके बाद अब यहाँ पर यूएई ने जो इनका क्रेडेंशियल एक्सेप्ट किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी विन है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो जानकारी है वो खुद उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तालिबान की, उन्होंने दिया कि बदरुद्दीन हक्कानी, ये जो पर्सन है, इनको वहां पर एज एन एम्बेसडर इनका क्रेडेंशियल एक्सेप्ट किया गया है। बदरुद्दीन हक्कानी अपने आप में ये नाम ही ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है और इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। अब देखिए, बदरुद्दीन हक्कानी नाम जो है उसको जोड़ा जा रहा है एक्चुअल में जो हक्कानी नेटवर्क के साथ, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए, ये जो पर्सन है बदरुद्दीन हक्कानी, जिनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है, अब एक पर्सन है बदरुद्दीन हक्कानी। इसी पर्सन को, जो कि ये यूएई में बहुत लंबे समय से एक्टिव थे, तो जब हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हुआ था यूएई के अंदर में, जो इंडियन एम्बेसी है, उसने इनको ऑफिशियली एक इनविटेशन भेजा था। अब ये इनविटेशन तो बदरुद्दीन हक्कानी को भेज दिया गया। उसके बाद जब इनविटेशन के बारे में पता लगा तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया इंडियन एम्बेसी के इस स्टेप को। कहा गया कि ये वही बदरुद्दीन हक्कानी है जिसने साल 2008 के अंदर में एक काबुल के अंदर में जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक हुआ था और उस अटैक में 58 लोगों की जान चली गई थी। उस अटैक की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हक्कानी नेटवर्क ने ली थी, और कहा जाता है कि बदरुद्दीन हक्कानी उसी हक्कानी नेटवर्क का एक हिस्सा है और उनको आपने ऑफिशियली जो है इनवाइट किया है इंडियन एम्बेसी में। ये तो एक बहुत गलत स्टेप है। इसको अपोजिशन ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। इवन जो अफगानिस्तान के एनवॉय श्रीलंका में मौजूद हैं, जो पिछले वाली सरकार के, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि जिस व्यक्ति ने इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसको ही आपने इन्विटेशन दे दिया अपने 26 जनवरी के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। तो ये बहुत गलत स्टेप है इंडियन एम्बेसी का। तो उसके बाद इनके नाम को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बन गई। अब हुआ क्या, कन्फ्यूजन कैसे बनी? अब देखिए, हक्कानी नेटवर्क क्या है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कन्फ्यूजन बताता हूँ।
देखिए, हक्कानी नेटवर्क जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। अफगानिस्तान में लंबे समय से ये एक्टिव रहे हैं और ये हक्कानी नेटवर्क बेसिकली ये जलालुद्दीन हक्कानी और उनकी फैमिली ने मिल करके अपना एक ये हक्कानी नेटवर्क नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ज़्यादातर हक्कानीसी आपको मिलेंगे इस पूरे नेटवर्क के अंदर में, और ये जादरान ट्राइब से आते थे जलालुद्दीन हक्कानी। और 1980 में इन्होंने मुजाहिदीन के साथ मिल करके सोवियत से वॉर लड़ी। उसके बाद इन्होंने तालिबान के साथ मिल करके यूएस से वॉर लड़ी। इवन जो बड़े बड़े जो मिलिटेंट्स रहे अपने टाइम के, उसामा बिन लादेन, अबू आज़म, उन सब ने हक्कानी नेटवर्क में आकर ही अपनी ट्रेनिंग ली है। और बाद में जब उन्होंने अलकायदा फॉर्म किया है तो अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क और उसके साथ तालिबान ने मिलकर के कई अलग अलग देशों में भी बड़े बड़े अपने ऑपरेशंस किए हैं। उसके लिए इसको जाना जाता है। उसी हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी के जाने के बाद, जलालुद्दीन हक्कानी की जो मौत हुई थी वो साल 2018 में हुई थी, उसके बाद से उसको लगातार सिराजुद्दीन हक्कानी चला रहा है। और ये सिराजुद्दीन हक्कानी इज द सेम पर्सन जो कि अभी तालिबान की सरकार में उनका एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है। अब कहा यह जा रहा है कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई उस टाइम पर हुआ करता था बदरुद्दीन हक्कानी। अब नाम सेम होने की वजह से शायद कंफ्यूजन हो गया है, बिकॉज वो बदरुद्दीन हक्कानी जो था वो साल 2012 में जो रिस्पॉन्सिबल था 2008 के इंडियन एम्बेसी के अटैक के लिए, साल 2012 में यूएस का खुद ऐसा क्लेम है कि हमने बदरुद्दीन हक्कानी को मार गिराया एक अटैक में। एक अटैक हुआ था वहाँ पर पाकिस्तान के एक एरिया में और कहा गया कि उसमें जो मृत पर्सन है वो बदरुद्दीन हक्कानी है, इसी सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई। और बाद में तालिबान ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, जो मृत व्यक्ति है वो बदरुद्दीन हक्कानी ही है। तो 2012 में उस बदरुद्दीन हक्कानी को तो मार दिया गया था। तो ये जो बदरुद्दीन हक्कानी है इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिराजुद्दीन हक्कानी, या उनका भाई नहीं है। हालांकि ये बदरुद्दीन हक्कानी इसी सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप से ही आता है, बट एग्जैक्टली ये कौन सा पर्सन है इसके बारे में कोई खास जानकारी जो है अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी नहीं है। हालांकि कई सारे देशों ने उसके बारे में जानकारी मांगी है फॉरेन मिनिस्ट्री से, तालिबान की, कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भाई ये सिराजुद्दीन हक्कानी से डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन नहीं है, उनका भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका भाई 2012 में मारा जा चुका है। इवन आप वेबसाइट्स जो अवेलेबल, मतलब आपके पास कंटेंट है विकिपीडिया वगैरह पे आप जा करके सर्च करोगे तो उसमें भी बदरुद्दीन हक्कानी को 2012 में मृत दिखाया गया है। तो ही इज नॉट द सेम पर्सन एज क्लेम्ड बाय तालिबान। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन इस चीज़ पर बनी हुई है कि एग्जैक्टली कौन पर्सन है वो। अगर वो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप से ही आ रहा है और नाम भी उसका सेम है तो लोग तो यही समझेंगे कि वही सेम बदरुद्दीन हक्कानी है और शायद उस अटैक में वो बच गया होगा और अभी लंबे समय से यूएई में काम कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये तालिबान के लिए बड़ी विन है। खैर, इस बात को अगर हक्कानीज़ को छोड़ दीजिए तो ये तालिबान के लिए बड़ी विन है, क्योंकि अभी पिछले जून में क्या हुआ था कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने मीटिंग भी करी थी जो यूएई के शेख हैं अल नहयान उनके साथ में, और वहाँ से उनको एक आश्वासन मिला था कि हम आपके जो एम्बेसडर हैं उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये उनके लिए एक विन हुई। चाइना में उनके एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया गया, ये उनके लिए एक विन हुई। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक एक और बहुत बड़ी विन हुई, और ये सबसे बड़ी ऑफिशियल विजिट थी एक्चुअली अफगानिस्तान में जब से तालिबान की सरकार आई है। उन्होंने उज़्बेक के प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ पर इनवाइट किया था, अब्दुल्ला अरीपोव को, और वो अब्दुल्ला अरीपोव उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके अफगानिस्तान में पहुँचे भी। और वहाँ पर ये सबसे बड़ी जो है इसको डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है कि कोई देश के जो प्रधानमंत्री लेवल के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर में ऑफिशियली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके। तो ये अपने आप में धीरे धीरे छोटी छोटी जो उनकी जीत है ये उनको धीरे धीरे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरफ ला रही है। लेकिन अगर यूएन की माने तो यूएन अभी भी बोलता है कि इनकी लेजिटिमेसी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके के इन्होंने वुमेन्स और गर्ल्स के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो ही नहीं सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाता है ना कि तालिबान जो है ना वो भी यूएन को कहीं ना कहीं चिढ़ाते हुए नजर आता है। जैसे अभी रिसेंटली जो यूएन के ह्यूमन राइट्स के रिपोर्टियर हैं अफगानिस्तान में, जिसका नाम है रिचर्ड बेनेट को इन्होंने क्या किया कि बैन कर दिया अपने यहाँ से कि तुम आ ही नहीं सकते, कोई रिपोर्ट नहीं लिखोगे, तुम जाओ भाई अपने यूएन में जाओ, यहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखना है तुम्हें। तो रिचर्ड बेनेट को उन्होंने बैन कर दिया। उसके बाद यूएन और ज़्यादा गुस्सा हो गया। यूएन ने बाकायदा एक नोटिस जारी की कि अगर आपने रिचर्ड बेनेट का बैन नहीं हटाया तो यूएन आपको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं दे सकता है। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट्स की ज़रूरत होगी कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का क्या इश्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के क्या हालात हैं, वहाँ पर वुमेन्स और चिल्ड्रंस के साथ क्या हालात हो रहे हैं, गर्ल्स के ऊपर कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी वहाँ पर। हालांकि तालिबान की सरकार ने उसको सिरे से नकार दिया कि रिचर्ड बेनेट को उन्होंने कहा इसको नहीं चाहिए हमारे देश में, इसको बैन करो, और सिंपली उन्होंने रिचर्ड बेनेट को बैन कर दिया। तो ऐसा नज़र आता है कि उनको बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता कि यूएन क्या सोचता है। वो धीरे धीरे रीजनली अपना जो रिलेशंस हैं उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के साथ में रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।
वो चाइना के साथ कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान से तो कभी हो नहीं सकता। उसके बाद यूएई में आपने देख ही लिया, लगातार कतर से भी बातचीत चल रही है। तो इस तरीके से वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें धीरे धीरे रीजनली एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक बार रीजनली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद हमें वर्ल्ड लेवल पर भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बदरुद्दीन हक्कानी जो ये पर्सन एज एन एम्बेसडर जिनके क्रेडेंशियल एक्सेप्ट किए गए, ये पर्सन कौन है इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने आपके लिए 2 एक्सक्लूसिव कोर्सेस लॉन्च किए। दोनों कोर्सेस मेरे द्वारा लिए जाएंगे। एक कोर्स है हमारा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जहां पर हम ऑयल जियो पॉलिटिक्स के ऊपर गहन चर्चा करने वाले हैं। ऑयल जियो पॉलिटिक्स जो कि आज वर्ल्ड ऑर्डर को लार्जली डिफाइन करता है, किस तरीके से हमारा देश, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो बाइपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में चेंज हुआ, कैसे बाइपोलर वर्ल्ड भी बना, कैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज जिनके आप नाम सुनते हो, रॉकफेलर्स, रॉथशाइल्ड्स, नोबेल्स ऑफ रशिया, कौन है ये लोग, कैसे ये लोग इतने पावरफुल बन गए कि ये अपने कंट्री को रूल करने लग गए, पूरे वर्ल्ड को रूल करने लग गए एक तरीके से। एक सीक्रेट सोसाइटी कैसे बनी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से जो मेजर्स हैं वो इख्तियार किए गए इन लोग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने इस वाले कोर्स में यानी कि जियो पॉलिटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आज के टाइम का जितना इंपॉर्टेंट इवेंट्स है अभी तक जो हुए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में ऑयल का क्या रोल था, और उसके बाद ऑयल जियो पॉलिटिक्स का क्या रोल रहा वर्ल्ड वॉर 2 में, कैसे उसने ग्रुप्स डिफाइन किए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, सोवियत यूनियन, यूएस का कैसे क्लैश शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएंगी। तो इसमें टोटल 5 लेक्चर्स होने वाले हैं। और इसके अलावा जो हमारा इंडियन पॉलिटी का जो हमारा दूसरा कोर्स है, उसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उन जजमेंट्स के बारे में जिन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप को चेंज किया है। जैसे आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और उसके बाद उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो उस टाइम पर देश की सिचुएशन क्या थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से क्या फ़ायदा हुआ, ये जजमेंट में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस इंडियन पॉलिटी वाले सेगमेंट में भी 5 लेक्चर्स हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। तो एक जियो पॉलिटिक्स, एक इंडियन पॉलिटी, 5-5 टोटल 10 लेक्चर आपको मिलेंगे। जो इस कोर्स का प्राइस है वो सिर्फ 500 रुपीज़ रखा गया है। सिंपली आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के और इस वीडियो के कमेंट्स में भी हमने अपने कोर्स का जो लिंक है उसको पिन कर दिया, उस पर आपको क्लिक करना है और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको APYD10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, तो हमारे कोर्सेज के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।